माँ कुछ करो माँ, मुझे बहुत बेइज्जती महसूस हो रही है। मैं अब नहीं रह सकती ऐसे। सब लोग मुझसे बार बार पूछ रहे हैं, अगल बगल के सब मुझसे पूछ रहे हैं कि तुम ससुराल कब जाओगी। माँ मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रह गई। 1 महीने से ऊपर हो गया। हाँ बेटा, क्या करूँ मैं? मुझे तो खुद ही कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो खुद परेशान हूँ। 1 महीने से किसी का भी फ़ोन नहीं आया, ना तेरी सास का, ना ससुर का। ऊपर से फ़ोन करने पर कोई फ़ोन उठाता भी नहीं है। यहाँ तक कि तेरे पति ने भी एक बार भी फ़ोन नहीं किया। अरे तू तो उसकी पत्नी है, कम से कम उसे तो फ़ोन करना चाहिए था। मैं क्या करूँ? माँ पापा से बात करो, पापा को बोलो पापा उन लोगों से बात करे। कितनी बार तो कोशिश की, देखा नहीं? तेरे सामने ही कैसे गुस्सा होते हैं मेरे ऊपर। और तेरे पापा ही क्या, उनके साथ साथ तो तेरा भाई भी चिढ़ता है। जब भी तेरी बात छेड़ूं उनके सामने दोनों बाप बेटे मुझे खाने के लिए तैयार रहते हैं। दुखी होते हुए बोल पड़ी अंजना जी। अंजना जी की बात सुन रूपा रोने लगती है। माँ एक बार और पापा से बात करो, उनको बोलो कुछ करे। मुझे ससुराल जाना है माँ। अगर ऐसे ही रह गया तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तू चिंता मत कर बेटा, शाम को आने दे तेरे पापा भाई को। आज थोड़ा टाइट होकर दोनों से ही बात करते हैं। कहते हुए बड़ी चिंता में पड़ गई थी अंजना जी। बेटी को ससुराल भेजे तो कैसे भेजे? शाम को जैसे ही अंजना जी के पति उपेंद्र जी और बेटा राघव आते हैं, चाय पानी के बाद अंजना जी बड़ी हिम्मत करके उपेंद्र जी से बोलिए, सुनिए जी, देखिए नाराज मत होइएगा, पहले मेरी पूरी बात सुन लीजिए। बेटी की जिंदगी का सवाल है, एक बार उनके ससुराल वालों से बात करने की कोशिश तो करिए। अंजना जी की बात सुन उपेंद्र जी, राघव दोनों ही गुस्सा हो जाते हैं। उपेंद्र जी कहते हैं, अंजना तुम्हें एक बार में बात समझ में नहीं आती है? गलती की है तुम माँ बेटी ने, तो माफ़ी भी तुम दोनों ही जाकर मांगो। मुझे अब और अपनी नाक नहीं कटवानी है और अपनी बेइज्जती नहीं करवानी है जो मैं जाकर वहाँ पर गिड़गिड़ाओ। और आइंदा से अपनी और अपनी बेटी की प्रॉब्लम लेकर हमारे पास मत आना। गुस्से में बोल पड़े उपेंद्र जी। पति की बात सुन आंखों में आंसू लिए अंजना जी बेटी की ओर देखती है। राघव भी बोल पड़ता है, माँ मुझसे तो बिल्कुल ही उम्मीद मत रखना। आपकी बेटी है, आपने सब कुछ बर्बाद किया है, तो अब आप जाकर सब कुछ संभालो। मुझसे नहीं होगा, मैं अपना परिवार बिजनेस देखूं, यही बड़ी बात है। बेटे ने भी 2 टूक सा जवाब दे दिया। अब अंजना जी सच में रोने लगी और रोते हुए कहने लगी, तो क्या चाहते हो तुम लोग? पूरी जिंदगी उसे सुहागन होते हुए विधवा बनाकर बैठाओ? ये सब तुम्हें इतना नाटक करने से पहले सोचना चाहिए था अंजना। अब यहाँ पर अपना नाटक ना फैलाओ, चुपचाप चली जाओ और आइंदा से अपनी और अपनी बेटी की प्रॉब्लम लेकर यहाँ मत आना। अंजना जी रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। ना बेटा सुनने को तैयार, ना पति सुनने को तैयार। बाप और भाई की बात बाहर दरवाजे पर खड़ी रूपा ने भी सुनी थी। वो भी भागकर अपने कमरे में गई और अपनी किस्मत पर फूट फूट कर रोने लगी। दोनों ही माँ बेटी के आंसुओं को समझने वाला कोई नहीं था। हार कर अंजना जी ने अपनी बहू रिया से कहा, रिया बाप बेटे ने तो जवाब दे दिया, कम से कम तू तो दामाद जी को फ़ोन लगाकर एक बार समझाने की कोशिश कर। माँ जी प्लीज़, जो चीज़ मुझसे नहीं हो सकती वो चीज़ आप ज़बरदस्ती मत करवाइए। भाभी एक बार मेरे लिए, रोते हुए हाथ जोड़ लिया था रूपा ने। रूपा फिर कुछ कहती, इससे पहले ही पीछे से राघव ने आकर कहा, बिल्कुल नहीं, मेरी पत्नी इन सब पचड़े में नहीं पड़ेगी। रिया तुम इन दोनों माँ बेटी से दूर रहना, इनका कोई भी भरोसा नहीं है। कल को ये तुम्हें भी बेइज्जत कर सकती है। बेहतर होगा कि पापा और मेरी तरह तुम भी इनसे दूरी बनाकर ही रहो। अरे कैसा बेटा है रे तू, नालायक, खुद तो कुछ मदद नहीं कर सकता, ऊपर से पत्नी को भी बोल रहा है कि माँ बहन की मदद ना करे। तेरा जैसा बेटा भगवान दुश्मन को भी ना दे और तुम्हारी जैसी माँ भी भगवान दुश्मन को ना दे। तुमने तो अपनी बेटी का घर फूंक दिया। असल में उपेंद्र जी
अपनी बेटी रूपा की शादी विपिन से किए थे। विपिन एक सीधा साधा शरीफ सभ्य लड़का था और विपिन के परिवार वाले भी बहुत अच्छे थे, सामाजिक थे। चार समाज में उठना बैठना था उनका। उपेंद्र जी अपनी बेटी के लिए ऐसा रिश्ता पाकर बहुत खुश ही थे। परिवार बड़ा था लेकिन एकता थी। विपिन के बड़े भाई अजय बाहर रहकर नौकरी करते थे, जिसके चलते उनका परिवार भी उनके साथ था। और विपिन की नौकरी यही लग गई थी तो घर के साथ साथ वो नौकरी भी कर लेते थे। साथ ही साथ विपिन के पापा भी अच्छी नौकरी करते थे। सब मिला जुला कर बहुत ही संपन्न परिवार था। रूपा और विपिन की शादी बड़ी धूमधाम से हुई थी। रूपा ससुराल जाने के बाद हर एक बात अपनी माँ को फोन पर घंटों बताती रहती थी, यहाँ तक कि अपनी जेठानी के बारे में भी बोलती रहती थी। रूपा को लगता कि सास उससे ज़्यादा उसकी जेठानी को मानती है, क्योंकि वो बाहर रहती है, कभी कभी आती है। और यही बात रूपा से ज़्यादा अंजना जी को बुरी लगती थी। अंजना जी को लगता है कि उनकी बेटी घर पर रहकर सास ससुर की सेवा करती है, पूरा काम करती है, पूरा घर संभालती है। मेरी बेटी को घर की नौकरानी बनाकर रख दिया है इन लोगों ने, और जेठानी पति के साथ बाहर रहकर ऐश करती है। यही जहर उन्होंने रूपा के मन में भी घोल दिया था, जिसके चलते रूपा के मन में भी अपनी जेठानी को लेकर नफरत पैदा हो गई थी। वह अपनी सास से भी कहीं ना कहीं चिढ़ने लगी थी कि ये जेठानी को ज़्यादा मानती है, तभी तो उनके आने पर तरह तरह की फरमाइश शुरू हो जाती है। बस वहीं पर अंजना जी ने अपना दिमाग लगाया और रूपा से कहा, सुन रूपा, मेरी बात ध्यान से सुन। अब जब भी तेरी जेठानी आएगी ना, तो तुम घर का पूरा काम अकेले मत किया कर, कुछ काम उसके लिए भी छोड़ रखा कर। आखिर वो भी इस घर की बहू है, उसका भी फर्ज बनता है। ये क्या कि 4 दिन के लिए आए महारानी आएगी तो बैठकर खाएगी और मेरी बेटी नौकरों की तरह सबकी फरमाइश पूरी करेगी। आज के बाद जब भी तुम्हारी जेठानी आए, तुम कोई ना कोई बहाना करके सो जाया करो। कम से कम जितने दिन रहे इतने दिन तो तुम आराम कर लिया करो, बाकी तो तुम्हें ही खटना पड़ता है। माँ की बात सुन रूपा ने भी वही काम किया। जैसे ही उसकी जेठानी आई, उसने सुबह का खाना बना दिया, दिन भर पूरे घर का काम करी और शाम होते ही पेट पकड़ के चिल्लाने लगी। पूरा परिवार परेशान हो गया था। अचानक रूपा को हो क्या गया। विपिन ने रूपा को दवाई दिया और आराम करने के लिए बोल उसके कमरे में छोड़ आया। अब रूपा के मजे थे। अगले दिन भी जब रूपा को आराम नहीं हुआ तो उसकी सास ने विपिन के साथ डॉक्टर के पास भेजा। डॉक्टर ने टेस्ट भी किए, सब कुछ नॉर्मल निकला था। डॉक्टर ने 1 हफ्ते की दवाई देकर कह दिया था अगर आराम ना हो तो कुछ और टेस्ट करने के लिए। बस रूपा को अब क्या चाहिए था। 1 हफ्ते उसके आराम से निकल गए सोए सोए, और जैसे ही उसकी जेठानी वापस गई, रूपा एकदम से ठीक हो गई थी। वो फिर से पहले की तरह घर का काम करने लगी थी, और यही काम रूपा हर बार करने लगी। जब भी उसकी जेठानी आने वाली होती, वो या तो पहले से बीमार पड़ जाती या 1 दिन बाद बीमार पड़ जाती। कभी सर दर्द, कभी पेट दर्द, कभी सीने का दर्द, कोई ना कोई बहाना उसके पास पहले से मौजूद रहता था। जब 3-4 बार विपिन की माँ ने रूपा को देखी तो उन्हें रूपा के ऊपर कुछ शक हुआ। उन्होंने रूपा से कुछ न कह कर सीधे अंजना जी को फोन लगा दिया और कहा, बहन जी, ये रूपा को कैसी बीमारी हो गई है? मुझे इसकी बीमारी का कुछ समझ में नहीं आता है। कुछ बात है क्या? अरे नहीं नहीं बहन जी, कुछ बात नहीं है। क्या बात होगी? अगर कोई बात नहीं है तो आप एक बात बताओ कि जब मेरी बड़ी बहू आती है तभी रूपा बीमार पड़ जाती है, ऐसा क्यों? इससे पहले तो उसको एक सर दर्द भी नहीं होता है और अचानक से ही वो चीखने चिल्लाने लगती है। अरे बहन जी, आप भी ना कहाँ सोच रही है। शरीर है, कब बीमार पड़ जाए क्या भरोसा है। और वैसे भी काम करते करते वो इतना थक जाती है, कमज़ोर भी हो गई है, और कमज़ोर शरीर में बीमारी ऐसे ही जल्दी पड़ती है। अब आप उल्टा सीधा मत सोचिए। अंजना जी की गोल गोल बातें सुन रूपा की सास सब कुछ समझ गई, इसलिए वो अंजना जी से बिना कुछ बोले, कुछ सोचते हुए
फोन रख देते हैं और बड़ी बहू को फोन कर अगले दिन ही उसे 2 दिन के लिए आने को बोल देती है। अगले दिन अचानक जेठानी को सामने देख रूपा हैरान हो जाती है। अरे दीदी, आप अचानक, आपने तो बताया भी नहीं। रूपा की सास रूपा को ही देखे जा रही थी। उसकी मीठी मीठी बातों को उसकी नज़र अब रूपा पर ही थी। रूपा ने फिलहाल अपनी जेठानी को चाय पानी दिया, दोपहर का खाना बनाई, खा पीकर सब लोग लेटने गए। चाय के टाइम पर अचानक से रूपा फिर से बीमार पड़ जाती है। इस बार उसे चक्कर बहुत ही आने लगे थे। वो खड़े ही नहीं हो पा रही थी, बार बार गिर जाती थी। रूपा की सास लगातार रूपा की हर हरकत पर नजर बनाई हुई थी। जैसे ही रूपा बीमार हुई, उसकी सास ने रूपा को जो कपड़े पहने थी उसी कपड़े के साथ गाड़ी में बैठाकर डॉक्टर के बहाने विपिन से मायके भेज दिया। गाड़ी डॉक्टर के यहाँ ना जाकर मायके के रास्ते पर देख रूपा हैरानी से विपिन से पूछती है, विपिन, ये रास्ता तो मेरे घर को जाता है, आप वहाँ क्यों जा रहे हैं? हमें तो डॉक्टर के यहाँ जाना था ना। नहीं, माँ ने जो कहा है मैंने कर दिया, बाकी तुम्हें जो भी जानना है माँ को फोन करके पूछ सकती हो। कहते हुए विपिन उसे मायके छोड़ चला जाता है। रूपा खड़ी खड़ी देखे ही जा रही थी और इधर अचानक से रूपा को रात में घर आता हुआ देख अंजना जी, उपेंद्र जी, राघव सब हैरान थे। अंजना जी दौड़कर बेटी के पास जाती है। क्या हुआ बेटी, ऐसे अचानक से? और दामाद जी रुके भी नहीं, पानी भी नहीं पिया, चले क्यों गए? पता नहीं माँ, उन्होंने तो बस इतना ही कहा कि माँ से फ़ोन पर बातें कर लो। मुझे खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रूपा की बोलती ही नहीं निकल रही थी। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसे इस तरह विपिन उसे मायके छोड़ चले जाएंगे। अंजना जी भागती हुई अपना फ़ोन लेकर जाती है और विपिन की माँ को फ़ोन लगाकर कहती है, बहन जी क्या बात हो गई? इस तरह रात को अचानक से रूपा को घर पर छोड़कर दामाद जी चले गए, कुछ हुआ है क्या? अरे नहीं समधन जी, कुछ भी नहीं हुआ है। असल में आपकी बेटी कुछ ज़्यादा ही बीमार होने लगी है और आपने भी तो कहा था ना कि उसे बहुत काम करना पड़ता है, बहुत कमज़ोर हो गई है, कमज़ोरी आ गई है। तो मैंने सोचा कि मैं कुछ दिन मायके ही भेज देती हूँ। जब इसकी कमज़ोरी अच्छी तरह से ख़त्म हो जाएगी फिर इसे वापस लाऊंगी। इसलिए आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। मैंने सही सलामत आपकी बेटी को आपके पास पहुंचा दिया है। अब आप इसे आराम से 2 साल, 3 साल, 4 साल, जितने साल चाहे रख सकते हैं, या जब तक इसकी कमज़ोरी पूरी तरह से ख़त्म ना हो जाए तब तक इसे आप अपने पास रखिए। जब ये आपकी बेटी से मेरे घर की बहू बन जाएगी फिर आप मुझे बताइएगा, मैं इसे वापस बुला लूँगी। कहते हुए विपिन की माँ ने फ़ोन काट दिया। फ़ोन स्पीकर पर था तो विपिन की माँ की सारी बातें उपेंद्र जी और राघव ने भी सुन ली थी और दोनों ने ही अच्छे से अंजना जी की खबर ली थी। उपेंद्र जी ने तो अंजना जी को खूब खरी खोटी सुनाई। राघव ने भी साफ साफ कह दिया था कि अब मेरे पास अपनी और अपनी बेटी की कोई भी प्रॉब्लम लेकर मत आना। जो इज्जत की धज्जियाँ उड़ाई है तुम दोनों ने, बेहतर होगा कि तुम दोनों ही मेरे और पापा के सामने मत आना। कहते हुए राघव भी गुस्से में चला गया। भाई और बाप की बातें सुन रूपा रोने लगी। आंखों में आंसू तो अंजना जी के भी आ गए थे। उन्होंने रूपा को चुप कराते हुए कहा, नहीं रो मत बेटा, ये सब अभी गुस्से में है इसलिए ऐसा बोल दिए हैं। और रही बात तेरे सास की तो वो क्या कह रही है? अरे मैं खुद तुझे 1 महीने नहीं भेजूंगी। अभी देखना 4 दिन जब खाना बनाना पड़ेगा ना, काम करना पड़ेगा ना, तो खुद ही नाक रगड़ती हुई तुझे लेकर जाएगी और फिर मैं तुझे 1 महीने तक नहीं भेजूंगी। इनका घमंड तो मैं उतार के रहूंगी। कहते हुए वो रूपा को अपने कमरे में लेकर जाती है और आज धीरे धीरे 1 महीने से ऊपर हो गया था। रूपा के ससुराल से ना किसी का फ़ोन आता, ना ही फ़ोन करने पर कोई फ़ोन उठाता था। यहाँ तक कि विपिन भी रूपा को फ़ोन नहीं करता था। 10 दिनों तक तो माँ बेटी को बड़ी आस थी कि फ़ोन आएगा, बुलाएंगे, लेकिन धीरे धीरे जब 1 महीना हो गया ना, फ़ोन ना आया, ना बुलावा आया, तो रूपा के साथ साथ
अंजना जी भी परेशान रहने लगी थी। और अब वैसे भी रूपा को अगल बगल की चाची ताई भी बात बात पर पूछ लेती थी कि बेटी इस बार तो बड़ा लंबा प्लान बनाया है। बेचारी रूपा को कुछ बोलते ही नहीं बनता था। उसे अपनी बड़ी बेइज्जती महसूस होती थी, जिसके चक्कर में वो रो रो कर अपनी माँ से कहती, माँ मुझे ससुराल भिजवा दो, माँ मुझे अब यहाँ पर बहुत बेइज्जती महसूस होती है। बार बार मुझे लोग टोकते हैं, मुझसे पूछते हैं अभी कब तक रहोगी, 1 महीने से ऊपर हो गया, कुछ करो माँ, बात करो, पापा को बोलो कि बात करे। और अंजना जी जब उपेंद्र जी को बात करने के लिए बोलती तो उपेंद्र जी ने भी साफ साफ मना कर दिया था कि वो किसी भी कीमत पर उन लोगों से बात करने नहीं जाएंगे, क्योंकि उनकी कोई गलती ही नहीं है। सारी गलती तो तुम माँ बेटी की है, इसलिए तुम लोग ही सुधारो। अब जब पति भी नहीं सुन रहा, बेटा भी नहीं सुन रहा, यहाँ तक कि बहू ने भी साफ साफ मना कर दिया, तो बेटी का घर ना उजड़ जाए, बेटी पूरी जिंदगी मायके में ही न रह जाए, लोगों की बदनामियां ना सहना पड़े। आखिरकार मजबूर होकर अंजना जी ने विपिन की माँ को फ़ोन किया और कहा, बहन जी आप तो बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो गई है। नहीं नहीं बहन जी, बिल्कुल भी नहीं। ये किसने कह दिया आपसे कि मैं नाराज़ हूँ? अगर आप नाराज़ नहीं रहती तो एक बार भी रूपा का हालचाल भी नहीं पूछी। आज तक पूरा 1 महीने से ऊपर हो गया, ना किसी का फ़ोन आया, ना किसी ने हालचाल पूछा। अरे बहन जी, अब इसमें हालचाल पूछने वाली कौन सी बात है? आपकी बेटी आपके पास है, मायके में है, तो सीधी सी बात होगी ना, खुश होगी। और मुझे यहाँ तक की उम्मीद है कि अब वो बीमार भी नहीं होती होगी। इस बार अंजना जी को कुछ बोलते ही नहीं बना। उन्होंने कहा, बहन जी मानती हूँ बच्ची है, थोड़ी बहुत गलतियाँ करती होगी, एक बार आप माफ़ कर दीजिए, अगली बार से वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। आप उसे एक मौका तो दीजिए। क्या फ़ायदा बहन जी मौका देकर? यहाँ पर आकर वो फिर से बीमार रहने लगेगी, फिर से कमज़ोर पड़ जाएगी, फिर से कमज़ोरी आ जाएगी। नहीं नहीं बहन जी, अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप एक बार माफ़ कर दीजिए मेरी बेटी को, मैंने उसे समझा दिया है, अब वो ऐसी कोई भी गलती नहीं करेगी। नादान थी, उसे परिवार की इतनी समझ नहीं थी, लेकिन अब वो सब कुछ समझ गई है। अच्छा, अब वो सब कुछ समझ गई है और अब उसकी कमजोरी भी दूर हो गई है, तो ठीक है, अगर आप कहती है तो एक बार और चांस लेती हूँ। लेकिन इस बार अगर उसने गलती से भी दोबारा नाटक फैलाने की कोशिश करी और दोबारा से उसकी कमजोरी आई, मुझे भी इलाज करने में देरी नहीं लगेगी। बहन जी आप नाराज मत होइए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है? फिर आप बोल दीजिए अपनी बेटी को कल सुबह तैयार रहे, मैं भेजती हूँ किसी को। कहते हुए विपिन की माँ ने फ़ोन काट दिया। अब अंजना जी के चेहरे पर एक विजयी मुस्कान थी। आखिरकार उन्होंने बात संभाल ली थी। खुशी के आंसू तो रूपा की आंखों में भी थे। जब दोनों ही माँ बेटी जल्दी जल्दी कल की तैयारी में लग गई। अगले दिन जैसे ही गाड़ी आती है, रूपा तैयार होकर निकलने लगी तो उपेंद्र जी ने कहा, रूपा याद रखना, इस बार कोई भी नौटंकी नहीं होनी चाहिए और कोशिश करना वहाँ जाने के बाद कि तुम उसे परिवार को ध्यान देना, ना कि हर एक खबर अपनी माँ को फ़ोन करके देते रहना। और दूसरी बात, तुम्हें क्या लगता है तुम मायके में थी तो बेइज्जती बस तुम्हारी हुई है? जितनी बेइज्जती तुम्हारी हुई है ना, उससे ज़्यादा बेइज्जती विपिन के घर वालों की हुई है। उनसे भी लोग यही सवाल करते थे कि अचानक से बहू मायके क्यों चली गई। तो जो बेइज्जती तुम्हें महसूस हुई थी ना, वो उन लोगों ने भी की है। तो कोशिश करना कि आइंदा से तुम्हारी वजह से वो लोग बेइज्जत ना हो। बेटा, दोनों घर की इज्जत तुम्हारे हाथ में है, वरना मेरे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। अगर वहाँ से आओगी तो मेरी बेटी बनकर आओगी, छोड़ी हुई बहू बनकर नहीं। रूपा तो अपने ससुराल चली जाती है, लेकिन उपेंद्र जी ने रूपा के जाने के बाद अंजना जी की भी अच्छी सी खबर ली। उनका फ़ोन अपने पास रख लिया ताकि ये हर घंटे बेटी को फ़ोन करके वहाँ का हालचाल ना जान सके। दोस्तों, ये तो सच है कि आधा से ज़्यादा परिवार में
कलेश दिन भर फोन पर चिपके रहने की वजह से और ससुराल की हर खबर मायके देने की वजह से होती है। रूपा के सास ने जो तरीका अपनाया क्या वो सही था? मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है, कृपया इसे वास्तविकता से ना जोड़ें। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइए ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।